Today is the ninth chapter of class 11th NCERT Polity. NCERT Polity क्लास 11th का चैप्टर नंबर 9 कवर करेंगे आज। इसमें चैप्टर नंबर 9 है संविधान एक जीवंत दस्तावेज। संविधान क्या होता है, क्यों ज़रूरी है, संविधान कैसे बनाया गया, तैयार कैसे हुआ, कितना टाइम लगा, इस सब के बारे में इस चैप्टर में यहाँ पर स्टडी करेंगे। भारतीय संविधान को समय की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है, यानी कि अगर कोई कानून है वो नागरिकों के लिए सही नहीं है तो उसमें कोई भी संशोधन किया जा सकता है, नागरिकों के अनुरूप उसे बनाया जा सकता है। संविधान में कई संशोधन पहले भी किए जा चुके हैं और लेकिन इसका मूल स्वरूप नहीं बदला जाता है। संविधान की रक्षा और उसकी व्याख्या में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें परिस्थितियों के अनुसार बदलाव आते गए हैं। आज इसी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। संविधान क्या है? संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, एक जीवंत दस्तावेज कहा गया है संविधान को। क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं, इसके बारे में आज। परिस्थितिगत बदलाव, सामाजिक परिवर्तनों और कई बार राजनीतिक उठापटक के चलते विभिन्न राष्ट्रों ने अपने संविधान को दोबारा तैयार किया। सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 1918, 1924 में, 1936 में और 1977 यानी कि 4 बार संविधान को बदला गया और 1991 में वहां कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त हो गया और जल्दी ही सोवियत गणराज्य भी बिखर गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद वहां रूसी गणराज्यों का एक नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान अंगीकार किया गया। अब यहाँ पर इसी बात को बताया है कि संविधान अपरिवर्तनीय है, संविधान को परिवर्तन नहीं किया जा सकता या परिवर्तन किए जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि परिस्थिति क्या चल रही है, किस कानून को बनाने से, किस योजना को बनाने से जनता को लाभ हो रहा है या उसे कोई नुकसान पहुंच रहा है। अगर वहाँ पर नुकसान पहुंच रहा है, कोई भेदभाव किया जा रहा है या उस कानून से किसी जनता के किसी क्षेत्र की जनता को वहाँ पर उससे वंचित किया जा रहा है, तो संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। इन संशोधनों के बारे में जैसे सोवियत संघ में 74 वर्षों के दौरान 4 बार संशोधन किए गए सोवियत संघ के संविधान में। 1918 में यहाँ पे संशोधन हुआ, 1924 में भी संशोधन हुआ, 1936 में हुआ है और 1977 में हुआ। 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी का शासन समाप्त कर दिया गया था वहाँ पर और फिर सोवियत संघ बिखर गया, यानी टूट करके अलग अलग छोटे छोटे देशों में बांट दिया गया। इस राजनीतिक भूचाल के बाद रूसी गणराज्यों का एक नए सिरे से गठन किया गया और 1993 में एक नया संविधान बना दिया गया, लागू कर दिया गया। अब जरा भारत की ओर नजर दौड़ाएं। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, यानी भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से लागू भी किया गया। 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान बनकर के तैयार हुआ था और इसी संविधान को 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से पूरे देश में लागू कर दिया गया। तब से लेकर आज तक 69 वर्ष बीत चुके हैं। यह संविधान लगातार काम कर रहा है और हमारे देश की सरकार इसी संविधान के अनुसार काम करती है। 26 नवंबर 1949 को बनाया गया, 26 जनवरी 1950 को उसे पूरे देश में औपचारिक रूप से लागू कर दिया गया और 69 वर्ष के बाद भी आज पूरा देश इसी सरकार या देश की सरकार इसी संविधान पर चलती है। तो क्या हम यह माने कि हमारा संविधान इतना अच्छा है कि उसमें किसी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, या क्या हमारे संविधान निर्माता इतने दूरदर्शी थे कि उन्होंने समय के बदलावों और घटनाओं का अंदाजा पहले ही लगा लिया था? एक अर्थ में ये दोनों ही बातें ठीक हैं। ये बात सही है कि हमें एक मजबूत संविधान विरासत में मिला। इस संविधान की बनावट हमारे देश की परिस्थितियों के बेहद अनुकूल है। इसके साथ ये बात भी सही है कि हमारे संविधान निर्माता अत्यंत दूरदर्शी भी थे
बहुत दूर की सोच करके उन्होंने इस संविधान को बना करके तैयार किया। उन्होंने भविष्य के कई प्रश्नों का समाधान उसी समय कर लिया था, लेकिन कोई भी संविधान सदा सर्वदा के लिए ठीक नहीं हो सकता। उसमें परिस्थिति को देखते हुए कोई ना कोई बदलाव या संशोधन करना जरूरी पड़ जाता है। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं होता है जिसे बदलने की जरूरत ही ना पड़े। तब एक ही संविधान आखिर हमारे यहाँ इतने दिनों में से कैसे काम करता रहा है? इस प्रश्न का एक उत्तर तो यह है कि हमारे संविधान में इस बात को स्वीकार करके चला गया है कि समय की ज़रूरत को देखते हुए इसके अनुकूल संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं। हम इस बात को मानते हैं। दूसरी बात यह है कि संविधान के व्यवहारिक कामकाज में भी इस बात की पर्याप्त गुंजाइश रहती है कि किसी संवैधानिक बात की एक से ज़्यादा व्याख्याएं हो सके। कहने का मतलब यही है कि हमारा संविधान लचीला है। अदालती फैसले और राजनीतिक व्यवहार बर्ताव दोनों ने संविधान के अमल में अपनी परिपक्वता और लचीलेपन का ही परिचय दिया है। इन्हीं वजहों से हमारा संविधान कानूनों की एक बंद और जड़ किताब ना बनकर एक जीवंत दस्तावेज बना है कि जिस परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो चीज़ या कानून या योजना सही लगती है उसमें हम अपने संविधान का चेंज कर सकते हैं, उसमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका जो मूल रूप है, मूल स्वरूप है संविधान का, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता। समय के खास मोड़ पर अपने समाज के लिए संविधान तैयार कर रहे लोगों को एक आम चुनौती का सामना करना पड़ा था। ये तो स्वाभाविक भी है कि उस खास वक्त में समाज जिन समस्याओं का सामना कर रहा था उसके समाधान के प्रयासों की झलक संविधान के प्रावधानों में दिखाई देगी। लेकिन संविधान को बनाते हुए एक बात का भी ध्यान रखना पड़ता है कि आगे आने वाले समय में सरकारों के कामकाज के लिए रूपरेखा संविधान प्रदान करता है। इसलिए किसी भी संविधान को भविष्य में पैदा होने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा सक्षम होना चाहिए। इस अर्थ में संविधान न केवल समकालीन परिस्थितियों और प्रश्नों से जुड़ा होता है, बल्कि उसके कई सारे तत्व स्थायी महत्व के भी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये यहाँ बताया गया है कि अमेरिका का संविधान 200 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। तब से लेकर आज तक उसमें केवल 27 संशोधन किए गए हैं। और ये दिलचस्प बात है, 27 बार अमेरिका के संविधान में भी संशोधन किए जा चुके हैं। तो परिस्थिति के अनुसार संविधान बदला जा सकता, संविधान के अंदर संशोधन किए जा सकते हैं, उसके जो कानून है। इसी के साथ संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज भी नहीं है। संविधान की रचना मनुष्य ही करते हैं और इस नाते हमें उसमें हमेशा संशोधन, बदलाव और पुनर्विचार की गुंजाइश रहती ही है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें उस योजना या कानून को, जो योजनाएं तो होती नहीं है, कानून है, उस कानून को संशोधन में जो दिए गए हैं जनता के लिए उसे हम चेंज कर सकते हैं, पुनर्विचार किया जा सकता है उसके ऊपर। तो इसकी गुंजाइश हमेशा बनी रहेगी। संविधान समाज की इच्छाओं और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब भी होता है। हमारे समाज की कुछ इच्छाएं हैं, कुछ आकांक्षाएं हैं, उन्हें भी ये संविधान दर्शाता है। लेकिन इस संबंध में यह बात भी याद रखनी चाहिए कि संविधान समाज को लोकतांत्रिक ढंग से चलाने का एक ढांचा भी होता है। अगर संविधान ना हो तो देश में लोकतांत्रिक स्थापित नहीं होगा। लोकतंत्र होने का मतलब भी यह है कि उस देश का एक संविधान है और उस संविधान के द्वारा ही उस देश को चलाया जा रहा है। इस दृष्टि से संविधान का एक ऐसा उपकरण होता है जिसे समाज खुद अपने लिए गढ़ता है। संविधान की दोहरी भूमिका संविधान की हैसियत को लेकर कुछ मुश्किल सवाल खड़े करती है। जैसे, क्या संविधान अपना पवित्र दस्तावेज होता है? उसमें कोई बदलाव किया नहीं जा सकता। दूसरी तरफ देखें तो यह पूछा भी जा सकता है कि क्या एक इतना आम अहम फैसला है, आम अहम मसला भी है कि उसमें सामान्य कानून की तरह जब चाहे बदलाव किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान की देखें तो निर्माताओं को इस समस्या का आभास पहले ही था। इसलिए उन्होंने संविधान में एक संतुलन पैदा किया कि उन्होंने संविधान को सामान्य कानून से ऊंचा दर्जा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां उसमें सम्मान की दृष्टि से देखें। साथ ही संविधान बनाते समय उन्होंने इस बात का भी ख्याल रखा कि भविष्य में
इस दस्तावेज में संशोधन की आवश्यकता पड़ सकती है। संविधान निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भी वे इस बात को लेकर सचेत थे कि किसी मुद्दे पर लोगों की राय अलग अलग हो सकती है। वे जानते भी थे कि समाज किसी मत विशेष की ओर ज्यादा आकृष्ट होगा, तब संविधान के प्रावधानों में संशोधन की जरूरत बहुत पड़ेगी। इसलिए संविधान बनाते समय दोनों बातों का ध्यान रखा गया, यानी उसे पवित्र दस्तावेज मानने के साथ साथ इतना लचीला भी माना गया है, उसे बनाया गया है कि आवश्यकता के अनुरूप यथोचित बदलाव उसमें किए जा सके। दूसरे शब्दों में अगर बताएं तो संविधान कोई जड़ और अपरिवर्तनीय दस्तावेज नहीं है। इसमें किसी स्थिति के बारे में अंतिम निर्णय देने से बचा गया है। यह कोई अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। संविधान में संशोधन कैसे किया जाता है, इसी बात की यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये तो है कि संविधान में अगर किसी जनता के किसी वर्ग को वहाँ पे उससे भेदभाव किया जा रहा है या वंचित किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी परिस्थिति है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं संविधान के अंदर और नया कानून बनाकर वहाँ पे रख सकते हैं जो परिस्थिति से सहमत हो। लेकिन यह संशोधन संविधान में किया कैसे जा सकता है? अनुच्छेद 368 कहता है कि संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है, उसमें संशोधन करके एक नया कानून और लाकर खड़ा कर सकती है, बना सकती है। पहले से विद्यमान उपबंधों को बदल कर या हटा सकती है। हम पहले ही यह कह चुके हैं कि हमारे संविधान निर्माता संविधान का एक संतुलित दस्तावेज बनाने के पक्षधर थे। संविधान को इतना लचीला होना ही चाहिए था कि उसमें जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सकें, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है और अक्सर होने वाले बदलावों से बचा जाना भी चाहिए, ये भी ज़रूरी था। दूसरे शब्दों में संविधान निर्माता संविधान को एक ही साथ यानी लचीला और कठोर बनाने के पक्ष में बात करते हैं। एक साथ कहते हैं कि जो भारत का संविधान है लचीला भी है और उसमें कठोरता भी है। लचीला है कि उसमें कभी भी किसी भी चीज़ को, परिस्थिति को देखते हुए कोई संशोधन किया जा सकता है। वहीं वो कठोर भी है कि उसके जो स्वरूप है उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लचीले का मतलब ये हुआ कि परिवर्तनों के प्रति खुली दृष्टि, और कठोर का मतलब है कि अनावश्यक परिवर्तनों के प्रति सख्त रवैया रखा जाएगा। किसी भी बात को लेकर कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। जो वैलिड पॉइंट्स है उन पर ही ये बात यहाँ पे डिस्कस होंगे। तो लचीला संविधान वह होता है जिसमें आसानी से संशोधन किया जा सके, और जिन संविधानों में संशोधन करना बहुत मुश्किल हो जाता है उन्हें बोलते हैं कि संविधान का ये कठोर स्वरूप है। भारतीय संविधान में इन दोनों ही तत्वों का समावेश किया गया है। संविधान निर्माता जानते हैं कि संविधान में त्रुटियां हो सकती हैं। वे समझते थे कि संविधान पूरी तरह दोष मुक्त नहीं हो सकता। संविधान को एक ऐसा रूप देना चाहते भी थे कि अगर कोई गलती उसके सामने आने पर उसका निवारण आसानी से किया जा सके। इस संविधान के कुछ प्रावधानों का स्वरूप अस्थायी था और इनके बारे में यह राय अपनाई गई कि नई संसद का गठन होने पर या बाद में इन प्रावधानों को हटा लिया जाएगा। हमारा संविधान एक संघीय राज्य व्यवस्था बनाने के पक्ष में भी था, इसलिए उसमें ऐसे प्रावधान किए गए थे कि राज्यों की शक्तियों को उनकी सहमति के बिना नहीं हटाया जा सके। इसके कुछ पक्ष इतने केंद्रीय महत्व के थे कि संविधान निर्माता उन्हें संशोधन के दायरे से बाहर रखना चाहते थे। इन प्रावधानों की संशोधन प्रक्रिया को कठोर बनाना आवश्यक था। यही वजह है कि संविधान में संशोधन करने के लिए बहुत विभिन्न तरीके अपनाने भी पड़े थे। जैसे अब संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या है ये जानते हैं कि संविधान में संशोधन हो सकता है, ये तो हमें पता है, लेकिन उस संशोधन को किया कैसे जाएगा संविधान के अंदर, इसके बारे में। संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर अनुच्छेदों में कुछ निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर, जो कि अनुच्छेद 368 बताता है, उसके आधार पर भी संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और बहुमत विशेष और कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं अनुच्छेद 368 कहता है, इसके आधार पर भी संशोधन
किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन करने की, कोई योजना या कानून के बदलाव करने के 3 तरीके हैं कि संसद में सामान्य बहुमत के आधार पर हो सकता है, संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर हो सकता है, और विशेष बहुमत प्लस कुल राज्यों की आधी विधायिकाएं, उनके आधार पर वहाँ पे संशोधन किया जा सकता है। संविधान में ऐसे कई अनुच्छेद हैं जिनमें संसद सामान्य कानून बनाकर संशोधन कर सकती है। ऐसे मामलों में कोई विशेष प्रक्रिया अपनाने की जरूरत नहीं होती। इस प्रकार के संशोधन और सामान्य कानून में कोई अंतर नहीं होता है। संविधान के इन हिस्सों का काफी लचीला बनाया गया है और आगे संविधान के 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन दोनों अनुच्छेदों में विधि द्वारा शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका मतलब होता है कि संसद इन अनुच्छेदों में अनुच्छेद 368 में जो वर्णित है प्रक्रिया, उसे अपनाएं और बिना ही संशोधन कर सकती है। ये विधि द्वारा किसी भी यहाँ पे कानून को उसमें बना करके संशोधन कर सकती है। आर्टिकल 368 में संविधान के अनेक अनुच्छेदों में संसद इसी सरल तरीके से संशोधन कर सकती है। अनुच्छेद 2 कहता है अब कि संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, और अनुच्छेद 3 कहता है कि संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल भी बढ़ा सकती है, किसी क्षेत्रफल को घटा भी सकती है, किसी क्षेत्रफल का नाम भी बदल सकती है, नया नाम रख सकती है, या किसी क्षेत्रफल को वहाँ पे सीमाएं एक क्षेत्रफल को दूसरे के साथ में मर्ज करके भी वहाँ नया क्षेत्रफल बना सकती है। तो ये शक्ति केवल संसद के पास है। संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को भी प्रवेश में ला सकती है। संविधान के शेष खंडों में संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 368 में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद में संविधान में संशोधन करने के 2 तरीके किए गए हैं। तरीका संविधान के सभी अनुच्छेदों पर एक समान रूप से लागू नहीं होते। ये तरीके के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करने की बात कही गई है। दूसरा तरीका है कि ज़्यादा कठोर है। इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधान पालिकाओं की आधी संख्या भी आवश्यकता होती है। ध्यान देने की बात है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया संसद से ही शुरू होती है और संसद के विशेष बहुमत के अलावा किसी बाहरी एजेंसी जैसे कि संविधान आयोग या फिर किसी अन्य निकाय की संविधान की संशोधन प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं होती। अगर कुछ राज्य संविधान में संशोधन चाहते हैं तो क्या उनकी बात सुनी जाएगी? क्या ये राज्य अपनी तरफ से संशोधन का प्रस्ताव ला सकते हैं? मुझे लगता है कि राज्यों की तुलना में केंद्र ज़्यादा शक्तियां देने का ही एक उदाहरण है। तो ये बात यहाँ पर गलत आई है कि राज्य संविधान में संशोधन चाहते हैं तो क्या वो इसकी बात सुनी जाएगी और कर सकते हैं। ये शक्ति संशोधन करने की केवल यहाँ पर संसद के ही पास है, राज्य के पास नहीं है। इसी प्रकार संसद कुछ मामलों में राज्य विधान पालिकाओं में संशोधन पारित होने के पश्चात इस संशोधन को पुष्टि करने के लिए किसी प्रकार के जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं होती। सभी विधेयकों की तरह संशोधन विधेयक को भी राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजा जाता है, परंतु बात यह है कि उस मामले में राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता। इन बातों से यही पता चलता है कि संशोधन की प्रक्रिया कितनी कठोर है और जटिल हो सकती है। संविधान में इन जटिलताओं से बचा गया है और इससे हमारे यहाँ संशोधन की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल हो गई है। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान भी दिया जाना चाहिए कि संशोधन के प्रश्न पर अंतिम राय जनता की ही बनेगी, जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों की ही होती है। इसका मतलब यह है कि संशोधन की प्रक्रिया का आधार निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। विशेष बहुमत से कहते हैं कि संसद के विशेष बहुमत से संशोधन कर सकती है संविधान में। तो विशेष बहुमत क्या है? चुनाव है। कार्यपालिका और न्यायपालिका से संबंधित अध्यायों में उन प्रावधानों का अध्ययन कर चुके हैं जिनमें संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। एक बार याद करें कि विशेष बहुमत का क्या अर्थ है। सामान्यतः विधायिका में किसी प्रस्ताव या विधेयक की पारित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। कल्पना करें कि सदन में 247 सदस्य उपस्थित हैं। ये सभी सदस्य एक विधेयक पर मतदान करते हैं। अगर इन सदस्यों
इन सदस्यों में से कम 124 सदस्य विधेयक के पक्ष में मतदान करते हैं तो इस विधेयक को पारित माना जाएगा। लेकिन संशोधन विधेयक पर यह बात लागू नहीं होती। संविधान में संशोधन करने के लिए 2 प्रकार के विशेष बहुमत आवश्यक हैं। सबसे पहले देखें तो हम संशोधन विधेयक के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या सदन के कुल सदस्यों की संख्या की कम से कम आधी होनी चाहिए। दूसरा यह कि संशोधन का समर्थन करने वाले सदस्यों की संख्या मतदान में भाग लेने वाले सभी सदस्यों की 2/3 होनी चाहिए और संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में स्वतंत्र रूप से पारित करने की आवश्यकता होती है। इसके लिए संयुक्त सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है और स्वतंत्र सत्र बुलाने का प्रावधान नहीं है। कोई भी संशोधन विधेयक विशेष बहुमत के बिना पारित नहीं किया जा सकता। आखिर विशेष बहुमत का क्या औचित्य है? लोकसभा में 545 सदस्य हैं या होते हैं और किसी भी संशोधन विधेयक का समर्थन करने के लिए 273 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। अगर मतदान के समय 300 सदस्य मौजूद थे तो विधेयक पारित करने के लिए 273 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी। 273 के समर्थन की आवश्यकता होगी। लेकिन कल्पना करें कि लोकसभा के 400 सदस्यों ने किसी विधेयक पर होने वाले मतदान में भाग लिया। इस विधेयक को पारित करने के लिए कितने सदस्यों के समर्थन लगे? इसके अलावा संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत के साथ स्वतंत्र रूप से पारित किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जब तक प्रस्तावित विधेयक पर पर्याप्त सहमति न बन पाए तब तक उसे पारित नहीं किया जा सकता। सत्तारूढ़ दल काफी कम बहुमत और विपक्ष के विरोध में काफी बजट या काफी संसद के लेकिन अगर यह दल संविधान में संशोधन करना चाहते हैं तो उसे कुछ विपक्षी दलों की अविश्वास में लेना पड़ेगा। इस तरह संशोधन प्रक्रिया के बीच बुनियादी राज्यों द्वारा अनुमोदन क्या कहता है कि संविधान में कुछ अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए विशेष बहुमत पर्याप्त नहीं होता। राज्य और केंद्र सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित या जनप्रतिनिधित्व से संबंधित अनुच्छेदों में संशोधन करने के लिए राज्यों से परामर्श करना और उसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अगर राज्यों में संशोधन किसी बात को लेकर किया जा रहा है तो उसमें राज्यों से परामर्श करना भी जरूरी है और उनकी सहमति प्राप्त करना भी बहुत जरूरी है। पिछले हमने संविधान की संघीय प्रकृति के बारे में अध्ययन किया था। वहां भी हमने देखा कि संघीय संरचना का मतलब होता है कि राज्यों की शक्ति केंद्र सरकार की दया पर निर्भर करती है। संविधान में राज्यों की शक्तियों को सुनिश्चित करने के लिए व्यवस्था की गई है कि जब तक आधे राज्यों की विधान पालिकाएं किसी संविधान विधेयक को पारित नहीं करती तब तक संशोधन प्रभावी नहीं माना जाता। इस प्रावधान में राज्यों के अधिकारों को भी जगह दी गई है। इसके अंतर्गत राज्यों
में संविधान की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार तो है, लेकिन उल्लेखनीय है कि संशोधन की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन उसे प्रक्रिया के कठोर होने के बावजूद उसे फिर भी काफी हद तक लचीला बनाया गया है। हम देख भी सकते हैं कि संशोधन के केवल आधे राज्यों के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं आधे राज्य के अनुमोदन और राज्य विधान पालिकाओं के साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि शर्तों की कठोरता के बावजूद संशोधन करने की प्रक्रिया अव्यावहारिक नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन करने के लिए व्यापक बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रक्रिया में राज्यों को सीमित भूमिका दे दी जाती है। हमारे संविधान निर्माता इस बात को लेकर सचेत थे कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का इतना आसान नहीं बना दिया जाना चाहिए कि उसके साथ जब चाहे अब किसी समय की जरूरतों के हिसाब से इनमें आवश्यक संशोधन कर सकें। बात आती है कि संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं। संविधान में जब 26 जनवरी 1919 की बात है, हमारे संविधान को लागू हुए 69 वर्ष ही हुए थे और 12 जनवरी 2019 में इसमें 103 संशोधन किए जा चुके थे। 12 जनवरी 2019 तक 103 संशोधन भारतीय संविधान में किए जा चुके थे। संशोधन प्रक्रिया की कठोरता को देखते हुए संशोधनों को यह संख्या काफी बड़ी मानी जाएगी। जानने का प्रयास करें कि इतने सारे संशोधनों के पीछे क्या वजह रही और इनके निहितार्थ क्या है। अगले पन्ने पर दिए गए ग्राफ को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इस समझने का प्रयास करें। ग्राफ में एक ही सूचना को दिए भिन्न तरीके से दर्शाया गया है। पहले ग्राफ में प्रत्येक 10 वर्षों के दौरान हुए संवैधानिक संशोधनों की संख्या को दर्शाया गया है। इसमें दिए गए स्तंभ से अवधि के दौरान संशोधनों की संख्या को चिन्हित करता है। दूसरे ग्राफ में देखें तो प्रत्येक 10 संशोधनों की अवधि को दिखाया गया है। आप पाते हैं कि 1970 से लेकर 1990 तक के 2 दशकों के दौरान बड़े स्तर पर संशोधन हुए हैं। दूसरी ओर देखा जाए तो दूसरे ग्राफ में हमें एक ही कहानी मिलती है कि 1974 और 1976 में के बीच में 3 वर्ष के अंतराल में जब संवैधानिक संशोधन किए गए तो पुनः 2001 और 2003 तक ठीक 3 वर्षों के दौरान भी 10 संवैधानिक संशोधन किए गए। हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में दो कालखंड बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे माना जाए तो पहले काल के दौरान कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस पार्टी को संसद में भारी बहुमत यहाँ पे मिली थी। लोकसभा में 352 सदस्य थे, लोकसभा के 352 सदस्य, और ज्यादातर राज्य विधानसभाओं में भी वह बहुमत की स्थिति में थे। दूसरी है 2001 और 2003 के बीच का काल गठबंधन की राजनीतिक दलों की सरकार काम कर रही थी। ऐसा करने से इसलिए ऐसा हुआ है कि यहाँ पे जो संशोधन है केवल सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुमत पर ही निर्भर नहीं करता है। यह एक संशोधन की संख्या को लेकर हमेशा आलोचना होती रही है। यह केवल कहा जाता है कि भारतीय संविधान में बहुत अधिक संशोधन किए गए हैं। बहुत अधिक संशोधन भारतीय संविधान में है। बाहरी तौर पर 69 वर्षों की अवधि के दौरान संविधान में 103 संशोधन है और लेकिन ऊपर के दोनों ग्राफ देखते हैं कि पता चलता है कि इन संशोधनों के पीछे केवल राजनीतिक मंच था। राजनीतिक सोच की प्रमुख मंच नहीं था। संविधान के पहले दशक को छोड़ करके शेष दशकों में संशोधनों की एक धारा सी बहने लगी थी।
इसका अर्थ ये माना जाता है कि संशोधनों के पीछे सत्ताधारी दल की राजनीतिक सोच बहुत मायने रखती थी, बल्कि ये संशोधन समय की जरूरतों के अनुसार किए गए थे। इसके पिछले मूल संविधान की कमजोरियां भी काम कर रही थी। ये संविधान ही यहाँ पे कमजोरियों पर भी काम कर रहा था। बहुत ही लचीला है। संशोधनों की विषय वस्तु क्या थी उस टाइम पे? जब किए गए संशोधनों को 3 श्रेणियों में बांट दिया जाता था। पहली श्रेणी में संशोधन शामिल किए गए जो तकनीक या प्रशासनिक सेवा से प्रगति में थे और वे संविधान के मूल उपबंध और स्पष्ट करें। ये भी था वह केवल सिर्फ तकनीकी भाषा में संशोधन कहा जा सकता है। वास्तव में इन संशोधनों में कोई विशेष बदलाव नहीं होते। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष यानी कि 15वां संशोधन हुआ कर दिया गया था। ये इसी बात का उदाहरण है यहाँ पे कि एक अन्य उदाहरण के रूप में हम विधेयिका में असंतुलन जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के कारण उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को 60 वर्ष से बढ़ा करके एक बार 62 वर्ष कर दिया गया था, जब इसे 15वां संशोधन किया गया। इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का भी वेतन बढ़ाने के संबंध में संशोधन हुआ था। इसे 54वां संशोधन कहा गया और ये इसी बात के उदाहरण है। अन्य उदाहरण के रूप में हम विधायिकाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण संबंधी बंदों को ले सकते हैं। उपबंध मूल रूप से आरक्षण की बात 10 वर्ष की अवधि के लिए कही गई थी, लेकिन वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए इस अवधि को प्रत्येक 10 वर्षों की समाप्ति पर एक संशोधन द्वारा आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस संबंध में अब तक 6 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन संशोधनों में मूल उपबंधों में कोई अंतर नहीं आया है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि केवल तकनीकी संशोधन है और कुछ नहीं है। आपको भी ये पता है कि राष्ट्रपति के पद से संबंधित चर्चा याद है, जब हमने मूल संविधान में माना था कि हमारी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। इस संबंध के बाद में एक संशोधन किया गया जिसे 74वां संशोधन क्लॉज 1 बोला गया। यह स्पष्ट कर दिया गया कि मंत्री परिषद की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी यहाँ पर होगी। क्या इस संशोधन में वास्तव में कोई अंतर पड़ा? इस स्थापित परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जा सकता है। इस संशोधन में केवल संवैधानिक उपबंधों की व्याख्या भर ही की गई है। देखा जाए तो व्याख्याएं विभिन्न दृष्टिकोण रखती हैं। ये जैसे संविधान की व्याख्या को लेकर न्यायपालिका और सरकार के बीच अक्सर मतभेद पैदा होते हैं। जैसे संविधान के अनेक संशोधनों को इन्हीं मतभेदों की आवाज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधन का सहारा लेकर संविधान को किसी एक व्यवहारिक संशोधन इन्हीं मतभेदों की उपज के रूप में देखे जा सकते हैं। इस तरह के टकराव पैदा होने पर संसद को संशोधनों का सहारा लेकर संविधान की किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करना पड़ता है। प्रजातंत्र में देखें तो ऐसी विभिन्न संस्थाएं संविधान और अपनी शक्तियों को अपने अपने तरीके से व्याख्या करती हैं। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अहम लक्षण भी है। कई बार संसद इन न्यायिक व्याख्याओं में सहमत नहीं होती और उसे न्यायपालिका के नियमों को नियंत्रित करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। 1970 की बात देखें तो 1975 के दौरान ऐसी अनेक परिस्थितियां हुई थी। न्यायपालिका के तथा अधिकारों से संबंधित अध्यायों में आप संसद तथा न्यायपालिका के बीच 3 दृष्टांतों का उल्लेख कर सकते हैं, जैसे मूल अधिकारों और
इसी प्रकार निजी संपत्ति के अधिकार के दायरे और संविधान में संशोधन के अधिकार की सीमा को भी लेकर दोनों के बीच विवाद उठते हैं। 1970 और 1975 के काल में संसद ने न्यायपालिका की प्रतिकूल व्याख्या को निरस्त करते हुए बार बार संशोधन किए थे। यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि इस दौर यानी कि 1970 से लेकर 1975 में भारतीय राजनीति में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं। इसलिए हमारा संवैधानिक इतिहास पूरे तौर पर काल की राजनीति के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। अगले वर्ष स्वतंत्र प्राप्ति के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय इसको सही कर लिया जाता है। अगले वर्ष स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते समय आपको इस बारे में जानकारी भी और मिलेगी। राजनीतिक और आम सहमति के माध्यम से संशोधन हो रहा है तो कैसे किया जाएगा। तीसरे बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों को आपसी सहमति या आपसी सहमति का तीसरे बहुत से संशोधन ऐसे हैं जिन्हें राजनीतिक दलों की आपसी सहमति का परिणाम माना जा सकता है। ऐसे अर्थ में कहा जा सकता है कि ये संशोधन तत्कालीन राजनीतिक दर्शन और समाज की आकांक्षाओं को समाहित करने के लिए किए गए थे। अगर देखा जाए तो 1984 के बाद किए गए अनेक संशोधन इसी श्रेणी में रखे गए जा सकते हैं। जहां एक बार पुनः पिछले प्रश्न को याद कर प्रश्न का उत्तर यह है कि इनमें से कई संशोधनों के पीछे अचानक आम सहमति यानी कि आम सहमति हो रही थी। राजनीतिक उथल-पुथल के उस दौर में हम अनेक संशोधनों को आकार देते हैं। संशोधनों के इस रूप में दर्ज क्रम के अनुसार संशोधनों के लिए दीर्घ क्रम की शुरुआत दल बदल विरोधी कानून यानी कि जिसे कानून 52वां कहते हैं, दल बदल कानून आर्टिकल 52 में संशोधन किए गए हैं। दल बदल विरोधी कानून जिसे कि 52वां संविधान संशोधन कहा गया और 51वां संविधान संशोधन के अलावा इस काल में मत अधिकार की आयु को लेकर के 21 से 18 वर्ष करने के लिए संविधान में 61वां संशोधन हुआ। 73वां और 74वां संशोधन किए गए थे। नौकरियों में आरक्षण सीमा को बढ़ाने और प्रवेश संबंधी नियमों को स्पष्टता करने के लिए भी संशोधन किए गए। सन 1992 में 1993 के बाद इन कदमों को लेकर यह काम किया गया। विवादास्पद संशोधन क्या होते हैं इसके बारे में अब कि हमारी अब तक की जो चर्चा हुई है, भावना पैदा नहीं होनी चाहिए कि संविधान में संशोधन करने के प्रश्न पर आज तक कोई विवाद ही पैदा नहीं हुआ है। सच्चाई तो यह है कि 70 से 80 के दशक में इन संशोधनों को लेकर विधि और राजनीति के दायरों में भारी बहस छिड़ी थी। 1971 से लेकर 1976 के रूप में बात करें हम 1975 की, जब देश में आपातकाल की घोषणा की गई थी। 1975 में देश के आपातकाल की घोषणा हुई। ये 3 संशोधन इसी पृष्ठभूमि से निकले थे। इन संशोधनों का लक्ष्य था कि संविधान के कई महत्वपूर्ण हिस्सों में बुनियादी परिवर्तन करना था। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरक्षण को लेकर बुनियादी परिवर्तन किया गया। पिछले 3 दशकों में संविधान की बुनियादी संरचना को लेकर देश की सभी संस्थाओं में सहमति पैदा कर दी गई। वास्तव में जाने तो संविधान का 67वां संशोधन था। संविधान का 67वां संशोधन एक बड़ा है। इसमें संविधान को गहरे स्तर पर प्रभावित किया गया है। इस प्रकार यह है कि संशोधन
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केशवानंद भारती मामले में लिए गए निर्णय की भी चुनौती दी गई थी, यहाँ तक कि उसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। अपने मूल कर्तव्यों के बारे में यहाँ तक कि इसके तहत लोकसभा की अवधि को भी 5 वर्ष से बढ़ा करके 6 वर्ष कर दिया गया था। अपने मूल कर्तव्यों के बारे में अवश्य पढ़ा होगा कि उन्हें संविधान में इसी संविधान द्वारा जोड़ा गया। संविधान का 42वां संशोधन, जो कि न्यायपालिका की समीक्षा शक्तियों पर भी था, यह भी खराब हो गया। कहा जाता है कि संशोधन के द्वारा संविधान के एक बड़े मौलिक हिस्सों को भी नए सिरे से लिखा गया था। क्या आप जानते हैं कि संविधान के आगे जनता को संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 7वीं अनुसूची में और 53वें अनुच्छेदों में परिवर्तन किए गए हैं। जब यह संशोधन संसद में पास किया गया तो विरोधी दलों के बहुत से सांसद जेल गए थे। इसी पृष्ठभूमि में 1977 के चुनाव हुए और महत्वाकांक्षी दल कहते हैं यहाँ पे सत्ताधारी दल कांग्रेस की हार हुई, जो नई सरकार के कई विरोधी संशोधनों पर पुनः भूमिका देता है। नई सरकार ने इस विरोधाभासी संशोधनों पर पुनः विचार करना आवश्यक समझा और 38वें, 39वें और 42वें संशोधन के माध्यम से जो परिवर्तन किए गए थे उनमें से अधिकांश को 43 और 44 में संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। इन संशोधनों के माध्यम से संवैधानिक संतुलन को पुनः लागू किया गया था। संविधान की मूल संरचना और उसका विचार से हम क्या समझते हैं? भारतीय संविधान के विकास को जिस बात ने बहुत दूर दूर तक प्रभावित किया वह संविधान की मूल संरचना का ही सिद्धांत था। बात पहले से ही जानते हैं कि सिद्धांत को न्यायपालिका ने केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में प्रतिपादित किया था। इस निर्णय ने संविधान के विकास को काफी सहयोग दिया था। ये सहयोग यहाँ पे नीचे गिवन है कि इस निर्णय के द्वारा संसद की संविधान में संशोधन करने की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित कर दी गई। यह संविधान के किसी एक सभी भागों में संपूर्ण संशोधन की अनुमति देता है। संविधान के मूल संरचना और उसके बुनियादी तत्व के उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा, जो केशवानंद भारती मामला केस यहाँ पे बताते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती के 1973 में निर्णय लिया था, उसके बाद से 4 दशकों में संविधान की सभी व्याख्याएं हुई थी। इसमें ध्यान रखने की भी बात थी कि संरचना का सिद्धांत स्वयं ही और एक जीवंत संविधान का उदाहरण भी है। संविधान में इस अवधारणा को कोई उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नई व्याख्याओं में जन्मा है और विगत 3 दशकों के दौरान बुनियादी संरचना के सिद्धांत को व्यापक स्वीकृति मिलती है। इस तरह देखा जाए तो न्यायपालिका और उसकी व्याख्याओं के चलते भी संविधान में संशोधन हुए हैं। सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क और प्रतिस्पर्धा के व्यवहारिक, राजनीतिक और की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं और विकसित होते जा रहे हैं। 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया था।
इसका मतलब ये था कि बुनियादी संरचना के सिद्धांत से संविधान की कठोरता और लचीलेपन का संतुलन मिलता है। संविधान की समीक्षा है कि नए दशक के अंतिम वर्षों में समूचे संविधान की समीक्षा करने का विचार सामने आया, जब 2000 में भारत सरकार ने उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्यालय में न्यायाधीश श्री वेंकटचलैया की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया था। इसका उद्देश्य था कि संविधान के कामकाज की समीक्षा करना। पिछले दल और अन्य संगठनों ने इस आयोग का बहिष्कार किया क्योंकि आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह अपने आप पहुंच जाएगा। आयोग को लेकर उठा राजनीतिक विवाद अपनी जगह, लेकिन गौर करने की बात यह है कि आयोग ने बुनियादी संरचना में विश्वास जताया और उसे ऐसे कदम से कदम की सिफारिश नहीं की जिससे संविधान की बुनियादी संरचना को चोट पहुंचती है। और इसमें पता चलता है कि हमारे संविधान में बुनियादी संरचना के सिद्धांत को कितना महत्व भी दिया गया है। कई बार और उदाहरण मौजूद हैं जिनसे स्पष्ट होता है कि संविधान नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं की देखें तो यहाँ पर नौकरी और शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण सीमा तय करने के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था कि आरक्षित सीटों की संख्या या सीटों की कुल संख्या के आधे से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसी निर्णय को अब तक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लिया गया। इसी प्रकार अन्य पिछड़े वर्गों की आरक्षण नीति के अंतर्गत स्थान देते हुए उच्चतम न्यायालय ने क्रीमी लेयर का विचार सामने आया और यह फैसला दिया कि श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के आधार के लाभ नहीं मिलने चाहिए। इसी तरह न्यायपालिका ने शिक्षा और जीवन मंत्रियों को स्वतंत्र और अल्पसंख्यक समूहों की संरक्षा की आवश्यकता होती है। इन उदाहरणों से भी ये बात पता चलती है कि न्यायालय के आदेशों को भी संविधान के विकास का महत्वपूर्ण भूमिका है। बात करते हैं जिस टॉपिक से हमने शुरू करी थी यहाँ पे कि संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। कैसे हमने संविधान को एक जीवंत दस्तावेज माना? इसका मतलब ये हुआ कि लगभग एक जीवित प्राणी की तरह दस्तावेज समय समय पर पैदा होने वाली परिस्थितियों के अनुरूप कार्य करेगा। जीवंत प्राणी की तरह ही यह अनुभव से सीखता है। वास्तव में कहें तो ये पहले का उत्तर है जिसका जिक्र हमने शुरुआत के संविधान में टिकाऊपन के बारे में किया था। समाज में इतने सारे परिवर्तन होने के बाद भी हमारा संविधान अपनी गतिशीलता, व्याख्याओं के खुलेपन और बदलती परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशीलता की विशेषताओं के कारण प्रभावशाली रूप से कार्य कर रहा है। यही लोकतांत्रिक संविधान का असली मानदंड भी है। लोकतंत्र में व्यवहारिकताएं और तथा विचार समय समय पर विकसित होते रहते हैं। समाज में इसके अनुसार प्रयोग चलते रहते हैं। कोई भी संविधान जो प्रजातंत्र का समर्थ बनाता है और नए प्रयोगों के विकास का रास्ता खोलता हो वह केवल टिकाऊ ही रह सकता है, बल्कि अपने नागरिकों को बीच सम्मान कभी नहीं पा सकता। अगर देखें तो पिछले 6 दशकों के दौरान देश की राजनीतिक और संवैधानिक विकास के मामले बहुत ही महत्वपूर्ण परिस्थितियां पैदा हुई थी। इस अध्याय में भी कुछ परिस्थितियों का उल्लेख कर चुके हैं। जैसे 1950 में संवैधानिक और वैधानिक मुद्दे हुए थे। संसदीय लोकतंत्र में संसद देश की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए माना जाता है कि कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इस दृश्य इसको वरीयता को प्राप्त है। इसी प्रकार संविधान में सरकार के अन्य घटकों को भी शक्तियां प्रदान की गई थी। अपेक्षा भी की जाती थी कि संसद की सर्वोच्चता इस ढांचे के अंतर्गत ही
यहाँ पे काम करेगी। प्रजातंत्र का अर्थ यह था केवल वोट तथा जनप्रतिनिधियों तक ही सीमित नहीं है। प्रजातंत्र का अर्थ है कि विकासशील संस्थाओं से है और इसके माध्यम से ही कार्य करते हैं। सभी राजनीतिक संस्थाओं को लोगों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और दोनों को एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे चलना चाहिए। न्यायपालिका का क्या योगदान रहा है संविधान में? न्यायपालिका संसद के विवाद के दौरान संसद का मानना था कि उसके पास गरीब, पिछड़े और असहाय लोगों के हितों की रक्षा के लिए कानून बनाने, संशोधन करने की शक्ति मौजूद थी। न्यायपालिका ने इस बात पर भी जोर दिया कि सब कार्यकलाप संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत होते हैं और जनहित के उपाय विधिक सीमाओं के बाहर होते हैं। क्योंकि एक बार कानून की सीमाओं के बाहर जाने की छूट मिलने पर सत्ताधारी उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। प्रजातंत्र में जितना महत्व जन कल्याण को दिया जाता है, उतना ही ध्यान से इस बात बार बार टूटना है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो पाए। भारतीय संविधान में इन सफलता को सुलझाने में ही निहित है। न्यायपालिका ने केशवानंद के मामले में संविधान की भाषा पर नहीं बल्कि उसकी आत्मा के आधार पर विशेष महत्व दिया था, निर्णय लिया था। संविधान पढ़ने में आपको संविधान के मूल ढांचे के बारे में कहीं उल्लेख नहीं मिलेगा। संविधान में ऐसा कहा भी नहीं गया है कि उसका जो भाग है वो संरचना का हिस्सा है। इस प्रकार मूल संरचना न्यायपालिका द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है। न्यायपालिका में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया है। न्यायालय का यह भी मानना है कि किसी भी दस्तावेज का पढ़ते समय हमें उसका निहितार्थ ध्यान जरूर देना चाहिए। कानून की भाषा की अपेक्षा उस कानून या दस्तावेज के पीछे काम करने वाली सामाजिक परिस्थितियां अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसलिए न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना पर विशेष ध्यान दिया, क्योंकि इसके बिना संविधान की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता देखें तो उपयुक्त अनुच्छेद में न्यायपालिका के बारे में की गई हमारी चर्चा से एक और तथ्य सामने आता है। जब हमने बात की थी तो यहाँ पे 1967 और 73 के दौरान पैदा हुए कटु विरोधाभासों के दौर में संसद और कार्यपालिका ने एक संतुलित और दीर्घकालीन समाधान की खोज की। केशवानंद के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय के बाद न्यायालय द्वारा इस पुनर्विचार कराने के प्रयास किए गए। जब ये सारे प्रयास विफल रहे तो 42वां संशोधन किया गया और संसद की सर्वोच्चता स्थापित की गई। लेकिन उसके बाद में मिनर्वा मिल से यहाँ प्रकरण हुआ 1980 में, जब न्यायालय ने अपने पहले लिए गए निर्णय को दोबारा पुनः दोहराया। इसलिए केशवानंद मामले में निर्णय दिए जाने के 4 दशकों के बाद भी संविधान की व्याख्या में इस निर्णय ने सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। राजनीतिक दल और नेताओं, सरकार, संसद ने भी मूल मंत्रालयों, संसदों के राजनीतिक दलों, राजनेताओं, सरकार तथा संसद ने भी मूल संरचना का संवेदनशील विचार स्वीकृति प्रदान की है। यहाँ पे संविधान समीक्षा की बात चलती रही, लेकिन ये प्रक्रिया संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत द्वारा निर्धारित सीमाओं के परे नहीं जा सकती है। संविधान का निर्माण करते समय भारत के नेता और जनता के सामने एक साझे भविष्य की तस्वीर थी। नेहरू जी ने स्वतंत्रता के अवसर पर दिए एक प्रसिद्ध भाषण में इस सामूहिक स्वप्न को भाग्य के साथ करार बताया था। संविधान सभा के सदस्य भी आदर्श अर्थात व्यक्ति की गरिमा, आजादी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, खुशहाली और राष्ट्रीय एकता का विश्वास करते थे। निष्कर्ष से निकलता है पूरे कि संविधान हमारे एक जीवंत दस्तावेज है। बुनियादी जो संरचना है, कौन कौन से तत्व हैं इसमें,
इस बात को लेकर अभी भी कुछ निर्णय लेने बाकी हैं और इनमें निर्णय लेने की स्थिति भी बनी हुई है। बहसों के चलते रहने से कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमेशा याद रखनी चाहिए बात कि बहस और मतभेद लोकतांत्रिक राजनीति के अनिवार्य अंग होते हैं। साथ ही हमारे राजनीतिक दल और नेतृत्व में भी इन बहसों के मामले में यह परिपक्वता का परिचय दे सकते हैं और नेतृत्व में भी इन बहसों के मामले में परिपक्वता का परिचय दिया है। उन्होंने इस बात का विशेष ध्यान दे दिया कि राजनीतिक प्रश्नों से जुड़ी बहस और तर्क वितर्क मर्यादा के बाहर अतिवादी रुख अपनाना सैद्धांतिक दृष्टि से ठीक हो सकता है, लेकिन वैचारिक स्तर पर ऐसा करना जरूरी और आकर्षक भी दिखता है। लेकिन राजनीति में अभी सभी पक्षों में अतिवादी विचार और नजरिए छोड़कर एक न्यूनतम साझी समझ विकसित करनी पड़ती है। इसके बिना लोकतांत्रिक राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती। हमारे यहाँ को जनता और राजनीतिज्ञों ने इसी बात को भली भांति समझाया है और इसी मर्यादित व्यवहार के कारण हमारा लोकतांत्रिक संविधान सफल भी रहा है। सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सर्वोच्च होने की प्रतिद्वंदिता हमेशा चलती रहेगी और जन कल्याण के अभिप्राय को लेकर भी उनके बीच द्वंद्व बनी रहेगी, लेकिन अंततः निर्णय यहाँ पे जनता के हाथों में ही रहता है। वस्तुतः लोकतंत्र का उद्देश्य और लोकतांत्रिक राजनीति का अंतिम लक्ष्य जनता की आज़ादी और खुशहाली से है, जो कि संविधान में एक वेल मैनर्ड में दी गई है।